अंक को मैं सैकड़ा पर रख दूं तो मुझे नई संख्या प्राप्त होता है। वह कौन सी नई संख्या प्राप्त होगा? 186 में जो सैकड़ा का अंक है उसको इकाई का स्थान पर रख दूं, इकाई का अंक को सैकड़ा का स्थान पर रख दूं तो मुझे नई संख्या प्राप्त होता है। वह कौन सी नई संख्या है? 681। सही है, बहुत अच्छा। अब मुझे बताना है कि 186 200 से कितना कम है? 24। कौन सही है, 14 या 24? 14 सही है कि 24 सही है? वेरी फाइन। अब थोड़ा सा सवाल को जटिल स्तर पर मैं ले जा रहा हूं। 186 बच्चों में कितने बच्चे शामिल हो जाए जिससे कि कुल बच्चों में 100 जोड़े बने? 100 कौन दिया आंसर? आ जाओ इधर। 186 में मैं कितने बच्चे को शामिल कर दूं जिससे उपस्थित बच्चों में 100 जोड़े बनेंगे? 14। वेरी फाइन। अब चलिए क्लास 1 क्लास 2 से जितना सवाल पूछा जाना था, जो उपस्थित बच्चों की संख्या को हम आंकड़ों के रूप में रोज एकत्र करते हैं और उस संख्या के साथ हम इस तरह की जानकारी को डेली प्राप्त करते हैं। मीन्स वी प्ले विद द नंबर विच वी कलेक्ट एज डेटा। द नंबर, दिस नंबर इज एसोसिएट विथ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एट माई स्कूल टूडे। अब चलिए मैं विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। आज का विषय है सार्वगुणज एवं सार्वगुणनखंड। आज का विषय का नाम है सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज। सार्वगुणनखंड और दूसरा टॉपिक्स होगा सार्वगुणज। सार्वगुणनखंड के मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग? और इसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन मल्टीपल। तो आज आइए मैं सार्वगुणनखंडों की चर्चा कर रहा हूं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वैसा गुणनखंड जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो तो वह संख्या दोनों का गुणनखंड है। बस समझे ना? सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि वह गुणनखंड दोनों संख्याओं का रहेगा। तो वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड है तो वह गुणनखंड उन सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड कहलाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। अब चलिए 4, 5 का सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। 4, 5 का मुझे सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले 4 का कितने गुणनखंड होंगे, 5 का कितने गुणनखंड होंगे और वह कौन कौन गुणनखंड होंगे जो 4 में भी शामिल है और 5 में शामिल है। तो वह गुणनखंड 4 और 5 का सार्वगुणनखंड होगा। आइए पहले 5 का सभी गुणनखंड को लिखिए। Who will write down all factors of 5? कौन लिखेगा? पहले पता करें कि 4 का कौन कौन से गुणनखंड है, फिर पता करें कि 5 के कौन कौन गुणनखंड है, फिर पता करें कि वह कौन कौन गुणनखंड है जो 4 में भी आया है और 5 में भी आया है। तो ऐसे गुणनखंड 4 और 5 का कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। आइए 4 का गुणनखंड प्राप्त करें। कौन लिखेगा 4 का? जाओ। Here you have to write down all the factors of 4. Then you have to write down all the factors of 5. Then you have to find out which factor is common to 4 and 5. That number will be common factor of 4 and 5. क्या 4 वेरी फाइन गलत कैसे है? कैसे गलत है? 4 का गुणनखंड की जब भी बात होगी तो किसी संख्या का गुणनखंड दिख संख्या से छोटा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो क्या 4 का सभी गुणनखंड नहीं है? चलिए 3 के सभी गुणनखंड लिखिए कॉमा देकर के। बाय सेपरेटिंग
two numbers from each other, you have to put the sign of comma between them. Okay. अब मैं पूछ रहा हूं, 4 और 5 का सार्व गुणनखंड पता करें। क्योंकि 4 का सभी गुणनखंड को मुझे पता है, 5 का सभी गुणनखंड को पता है। अब मुझे पता ऐसा करना है कि वह कौन गुणनखंड है जो 4 में भी है और चलो लिख दो कौन है, लिखो कौन, यहां पर लिखो 4 और 5 का सार्व गुणनखंड, उसके आगे 3 की चिन्ह लगाया हुआ है। चलिए वेरी फाइन। तो कौन वह गुणनखंड है और ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 का भी है और 5 का भी है? तो 4 और 5 का सार्व गुणनखंड क्या हुआ? आप समझ गए हैं ना? अब चलिए मैं 20, 25 और 30 का सार्व गुणनखंड को पता करना चाहता हूं। तो इनके सार्व गुणनखंड को पता करने के लिए सबसे पहले 20 का सभी गुणनखंड को लिखे, 25 के सभी गुणनखंड को लिखे, 30 के सभी गुणनखंड को लिखे और फिर बाद में पता करेंगे कि वह कौन कौन गुणनखंड है जो 20 में भी शामिल है, 25 का भी है और 30 का भी है। कौन लिखेगा? इधर आ जाओ, इधर से, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट 4-5 का है। कौन? चलो कौन लिखेगा? बराबर आप ही को चांस थोड़ी दिया जाएगा। कौन? चलो सबसे पहले you have to write down all the factors of 20 first, then you have to write down all factors of 25. आप ऑब्जर्व करो, we are collecting the data, you are collecting the data, and that last hour you have to make some decision from what you are doing. Really you are collecting the data, and what kind of data you are collecting? You are collecting the factors of the given number. तो क्या 1, 2, 4, 5, 10 इतना ही संख्या 20 का गुणनखंड है? और है? कौन है? अब 20 छोड़ दिया। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होता है, मैं बताया हूं। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबका होगा, और कोई भी संख्या सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं का होता है। Very fine. Now we will write down all the factors of 25. चलिए इधर दीजिए सब। कौन लिखेगा? आप तो गई, जाओ लिखो। यह आपकी सदन है, इसमें आप सब लोग भागीदार बनते हैं। आप ही के द्वारा आंकड़ा एकत्र किया जाता है और अंत में उन आंकड़ों से महत्वपूर्ण निर्णय आप ही लेते हो। अर्थात यहाँ पर पूरी तरह से आप एक्टिव रहते हो। सिर्फ मैं ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न करता हूं जिसमें आप सही निर्णय ले सके। क्या सही है? और नंबर नहीं है? कौन सा नंबर है? 25 का कौन कौन से फैक्टर होंगे? अर्थात जिससे 25 कंप्लीटली डिवाइड है, 15 भी ठीक है ना? कि 25 किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है? और कोई नहीं है तो सही लिखाना है। 25 से केवल 3 ही गुणनखंड होंगे ना? वेरी फाइन, चलो ताली बजा दो, सही लिखा है। एंड थर्ड ड्यूटी दीजिए जो 30 का गुणनखंड लिखेगा। सभी गुणनखंडों को लिखना है। यहां पर बच्चे इस मैथ असेंबली समान रूप से भागीदार हैं, तो कुछ भी अपने विचार को रखने का स्वतंत्रता है। यदि आपकी विचार सही होगा तो सभी के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहां पर आंकड़ा आपको खुद इकट्ठा करना है और आंकड़ों से निर्णय तक आपको खुद पहुंचना है। देखिए कुछ मिस कर रही है। क्या क्या लिखी हो 30 का गुणनखंड? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 30। कौन सा नंबर मिस कर रहा है? राइट डाउन 15 एक छोड़े हो ना, क्योंकि 30 में 15 को 2 बार निकाला जाएगा।
30 पे 15 दो बार आया, 15 15। अब नहीं ना छोड़ रही है। चलिए नेक्स्ट टास्क दीजिए। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 20, 25 और 30 का सार्व गुणनखंड। अब मुझे क्या पता करना है? अब मुझे पता करना है कि वह कौन कौन सी संख्या है जो 20 का भी गुणनखंड है, 25 का भी है, और तो वह गुणनखंड 20, 25, 30 का सार्व गुणनखंड का है। कौन पता करेगा? तेजी से काम करो। क्या दो सब में है? सिर्फ उन्हीं को पता करना है जो 20 में भी शामिल है, 25 वाला में भी है, 30 वाला में भी है। जो 20 का भी गुणनखंड हो, 25 का भी हो, 30 का भी हो। कौन है वो? कितने संख्या है इसे? कौन कौन? तो दो कैसे लिखी? कहां दो दिख रही हो? दो तो कहां है? दो तो 20 का गुणनखंड है, लेकिन 25 में दो कहां है? चलिए अब 20, 25 और 30 का सार्व गुणनखंड कौन कौन हुआ? एक और फिर मैं पूछ रहा हूं कि 20, 30, 25 ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे 20, 25, 30 पूर्णतः विभाजित हो जाता है? वेरी फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्व गुणनखंड एक ऐसी संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अर्थात तो वह गुणनखंड जो दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में शामिल हो, तो ऐसे गुणनखंड को हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं, सार्व गुणनखंड। आइए अब मैं 100, 25 और 20 का सार्व गुणनखंड को पता करना चाहता हूं। 20, 25 और 100 का सार्व गुणनखंड क्या होगा? इसको पता करने के लिए सबसे पहले 100 के सभी गुणनखंड को पता करेंगे, 25 के सभी गुणनखंड को पता करेंगे, 20 के सभी गुणनखंड को पता करेंगे, और अंत में देखेंगे कि 100, 25 और 20 का सार्व गुणनखंड कौन है, अर्थात जो सब में आया हो। सार्व के मतलब होता है कॉमन, जो सब में हाजिर हो, है ना? जैसे हमें भी दो आंख है, आपको भी दो आंख है, तो यह कॉमन बात है कि हमें भी दो आंख प्राप्त है और आपको भी दो आंख प्राप्त। अर्थात प्रत्येक मनुष्य एक कॉमन बात है, सभी का होता है। चलिए आइए आइए पहले 100, 25 और 20 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आपको पहले पता है कि 100 के सभी गुणनखंड को पता करेंगे, 25 को पता करेंगे, 20 को पता करेंगे, फिर वह देखेंगे कि वो 100 में भी आया है, 25 में भी आया है, 20 में भी आया है। अर्थात तो वह कौन कौन से संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 100 भी आते हैं, जिनके पहाड़े में 25 भी आते हैं और जिनके पहाड़े में 20 भी आते हैं। कौन लिखेगा? 100 का सभी गुणनखंड को पता करो। कौन कौन लिखेगा? चलो उसको दीजिए, लिखो। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ 100, देन यू हैव टू राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ 25, देन 20। सौ का गुणनखंड मतलब उन संख्याओं के बारे में विचार करना है जिनके पहाड़े में आते हैं। आप लोग मदद करो, जो बोल रहा है लिखते जाओ सर, क्योंकि यहां पर पूरा सदन आपके साथ है। यह समस्या कोई इंडिविजुअल नहीं है, पूरा असेंबली का प्रॉब्लम है। सो असेंबली के प्रत्येक मेंबर को प्रॉब्लम के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। क्योंकि हमेशा किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड 100 होगा और किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा।
अब बीच में सभी संख्याओं को पता करना है जिनके पहाड़े में 100 आते हैं। वेरी फाइन, चलिए आपका काम खत्म हो गया। अब 25 का गुणनखंड कौन लिखेगा? We'll write down all the factors of 25। अर्थात यहाँ पर उन संख्या को पता करना है जिनके में 25 आते हैं। चलिए लिखिए। क्या लिखे हो? सही लिखो। वेरी फाइन। एक कौन क्या क्या लिखा है? 1, 5, 25। सही है ना? जाओ अपनी जगह पर। अब 20 का कौन गुणनखंड लिखेगा? संख्याओं के पहाड़े में 20 आता है। फिर मैं क्वेश्चन कराऊं, वह कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में दुनिया की सभी संख्याएं आ जाती है? मैं प्राकृतिक संख्याओं की पता कर रहा हूं। वह कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में सभी प्राकृतिक संख्या आते हैं? एक सभी संख्याओं का गुणनखंड। चलिए 20 का लिखे। लिखो। इसी उदाहरण के साथ गणित का यह असेंबली समाप्त होगा और यहां पर जो हमने आंकड़े किए उन आंकड़ों से हम महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंचेंगे के द्वारा। हो गया? चलिए 20 का सभी गुणनखंड को इन्होंने सही लिखा है। अब तीसरा लड़का आवे और अब लास्ट क्वेश्चन है 100, 25 और 20 का सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहां पर सभी संख्याओं को पता कर लिया, तो उन संख्याओं को पता करना है जिनके पहाड़े में 100 भी आते हैं, 25 भी आते हैं और 20 भी आते हैं। कौन लिखेगा? कौन? आए? तुम लिखोगे? चल लिख दो। चलिए 1 और 5 के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 100, 25 और 20 तीनों आते हो? चलिए तो मैं फिर पूछ रहा हूं, 100 का कौन कौन गुणनखंड है? 25 का कौन कौन से गुणनखंड है? 20 का कौन कौन से गुणनखंड है? लेकिन 100, 25 और 20 का सार गुणनखंड कौन है? चलिए तो आज हम सभी ने मिलके जो आंकड़ा एकत्र किया, उस एकत्रित आंकड़ा से एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लेंगे। अर्थात जो सार गुणनखंड की अवधारणा है इन आंकड़ों के द्वारा हम समझेंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सार गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जिनके पहाड़े में वह 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं आती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सार गुणनखंड एक ऐसा गुणनखंड है जो दिया गया सभी संख्याओं का गुणनखंड है। 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का सार गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जिसके गुणे के पहाड़े में दी गई सभी संख्याएं आ जाती है। तो आज इस गणित के सदन में हम लोग सार गुणनखंड के ऊपर चर्चा किए। अगले दिन इस सदन में सार गुणज के ऊपर चर्चा होगी। फिर अगले दिन सार गुणनखंड और सार गुणज का हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान में इनका क्या भूमिका है और इनको कैसे यूज करते हैं, अर्थात इनके एप्लीकेशन के बारे में 3rd डे हम लोग विचार करेंगे। आज इन्हीं बातों के साथ गणित की यह सदन समाप्त होती है।